हेलो फ्रेंड्स, आज जिस प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री ऑनर्स बीए सेमेस्टर 1 की कोर 1 का एक प्रश्न है। वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करें। या तो इस प्रश्न को इस तरीके से भी दे सकता है, ऋवैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ये काफ़ी पूछा जाता है ये प्रश्न एग्ज़ाम में, सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र छात्राओं को। तो चलिए देखते हैं। वैदिक सभ्यता का भारतीय इतिहास में एक श्रेष्ठ स्थान है। आधुनिक भारतीय सभ्यता को इसने उनके प्रकार से प्रभावित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात आर्य सभ्यता का विकास हुआ। आर्य लोग एक ही समय में भारत में नहीं आए, किंतु झुंड लगातार काफ़ी समय तक भारत में आते रहे। आर्य सभ्यता एवं सांस्कृतिक भारत की सर्वोच्च संस्कृति मानी जाती है। जो आर्य सभ्यता है वो सर्वोच्च संस्कृति मानी जाती है भारतीय सभ्यता की। कुछ भारतीय विद्वान इस मत के हैं कि आर्यों का मूल निवास भारत ही है। ऋवैदिक काल में आर्य अधिकांशतः भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में ही निवास करते थे। भारत के अन्य भागों में उनका प्रवेश बाद में हुआ है। गंगा यमुना के दोआब तक ही इनका राज्य विस्तार सीमित था। अब जो है इसमें बताया जा रहा है आपको कि आर्य समाज जो है हमारा भारतीय समाज का भारतीय सभ्यता का सबसे पुराना सभ्यता है। और ये जो है एक बार में ही इनका निवास नहीं हुआ भारत में। इनका जो प्रवेश हुआ, झुंड का झुंड आता चला गया, उत्तरी पश्चिमी भागों की ओर से निवास करते हुए चले आते गए। इस प्रकार यहाँ सभ्यता इनकी विस्तृत हुई। तो पहला पॉइंट जो इसमें आ जाएगा आपका सामाजिक जीवन इसमें, क्योंकि जो प्रश्न है वो पूछ रहा है वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करें। तो यहाँ प्रश्न से ही पता चल जाता है कि राजनीतिक जीवन के बारे में हमें बताना है। उस समय की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक अवस्थाओं को हमें आंसर शीट में लिखना होगा। तो चलिए पहला जो पॉइंट आ जाएगा सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में भी आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि समाज की रचना, उस समय समाज की रचना किस आधार पे थी। तो चलिए देखते हैं समाज की रचना। वैदिक काल का भारतीय समाज आर्य और आर्येतर जातियों से बना था। जाति के आधार पर समाज में पहले दो ही वर्ग थे, आर्य और आर्येतर। जाति के आधार पर पहले समाज में कितने वर्ग थे? दो वर्ग थे, आर्य और आर्येतर। परंतु आर्थिक और सामाजिक जीवन के विकास के साथ साथ कई वर्गों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त, जिसमें बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी बाहुओं से क्षत्रिय और उसकी जंघाओं से वैश्य और पाँवों से शूद्र उत्पन्न हुए। जैसे कि उस समय का जो सामाजिक जीवन की रचना थी, वो जाति तो दो प्रकार के ही माने जाते थे, आर्य और आर्येतर, लेकिन सामाजिक जीवन के विकास के साथ साथ कई वर्गों में लोगों ने बांटना शुरू कर दिया, ऐसा बताया जाता है। जैसे कि विराट पुरुष के मुख से जो हुआ उससे ब्राह्मण का रूप दे दिया गया, और उसकी बाहुओं से क्षत्रिय यानी शक्तिशाली, और फिर आपका उनकी जंघाओं से वैश्य और उनके पाँवों से शूद्र जाति का नामांकन कर दिया गया। इस प्रकार ऋग्वेद काल का परिवार पित्यात्मक सत्तात्मक था, मतलब कि पिता आधारित पे था, पुरुषात्मक था। ठीक है, परिवार का वृद्ध व्यक्ति पिता या गृहपति कहलाता था। उनकी इच्छा से ही विवाह आदि संस्कार संपन्न होते थे। पिता के पश्चात पुत्र अधिकारी होता था और उसकी पत्नी गृहस्वामिनी। गोत्र प्रथा भी प्रचलित थी। मतलब उस समय स्वामित्व जो था परिवार का वो पुरुषात्मक था, पुरुष पे था, पिता के बाद उसका बेटा को मिलता था। ठीक है, और स्त्रियों की दशा क्या थी उस समय, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब सामाजिक जीवन है। इसके सामाजिक जीवन का ही पॉइंट है, समाज की रचना। अब अगला पॉइंट आपका आ जा रहा है स्त्रियों की दशा। उस काल में उस काल की जो स्थिति थी उस समय पत्नी का महत्व बहुत अधिक था। वह घर का आभूषण थी, घर के समस्त कार्य उसको ही करने पड़ते थे। उसको संतति की विशेष कामना रहती थी, मतलब संतान की विशेष कामना रहती थी स्त्रियों को उस समय। पुत्र के जन्म पर आमोद प्रमोद मनाया जाता था।
जबकि पुत्री दुहिता के नाम से पुकारी जाती थी। यानी उस समय का जो समाज का रचना था, उस समय स्त्रियों को सम्मान तो दिया जाता था, महत्व तो था उनका, पर जब कोई स्त्री बच्चे को जन्म देती थी तो जो अगर पुत्र जन्म लेता था तो आमोद प्रमोद यानी मतलब कि खुशियाँ मनाई जाती थी, मिठाइयाँ बांटी जाती थी, पकवान बनाए जाते थे। और जब पुत्री जन्म लेती थी तो उसे एक दुखद माना जाता था। इस प्रकार उस समय का जो सामाजिक रचना था वो पुत्र को ज़्यादा महत्व देता था। इस काल में स्त्रियों का आदर और मान था। कन्या के रूप में उसके लालन पालन तथा शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता था। औरतें यज्ञ भी करती थी। स्त्री रूप में वह घर की सामग्री थी और उनके सामाजिक और धार्मिक अधिकार पति के समान थे। कुछ स्त्रियां रणकुशल भी थी और पति के साथ युद्ध स्थल पर भी जाती थी। यानी रणकुशल, यहाँ रणकुशल का मतलब कहा जा रहा है कि कुछ स्त्रियां उस समय रणकुशल यानी कि युद्ध भी करती थी, योद्धा भी थी। अब अगला पॉइंट आपका आ जाएगा आभूषण व वस्त्र। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी होते थे। आभूषण अधिकतर सोना चांदी तथा कीमती पत्थरों के होते थे। आर्य सूक्ति तथा ऊनी कपड़ों का उपयोग करते थे। आर्य लोग जो थे वो सूती ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। उनके वस्त्र सुंदर और आकर्षक होते थे। स्त्री पुरुष दोनों बाल रखते थे और सुगंधित तेल का भी प्रयोग करते थे। अब उनका जो खान पीन का क्या संस्कृति था, वहाँ खाना पीना की क्या मतलब थी, उसे अब देखते हैं। ये हमारा सब सामाजिक में, ये सब हमारा सामाजिक कारण में आएगा आपका पॉइंट जितना मैं बता रहा हूँ। खान पान व आमोद प्रमोद। कार्यों का भोजन बहुत ही सादा और साधारण था। उनका प्रधान भोजन गेहूँ, जौ, चावल, दूध और घी था। मक्खन का प्रयोग होता था, साथ ही फलों और सब्जियों का भी प्रयोग होता था। इस युग में आर्यों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त साधन थे। इस युग में जो आर्य लोग जो थे उस मनोरंजन भी करते थे। वे जीवन में पूरा रस लेते थे, मतलब जीवन का पूरा लाभ उठाते थे, पूरा मस्ती करते थे। घुड़सवारी, रंध दौड़, रथ दौड़ उनका प्रिय मनोरंजन का साधन था। वे जुआ भी खेलते थे, शिकार भी खेलते थे। ये इस प्रकार वे मनोरंजन किया करते थे। विशेष साधन उनका यही था, घुड़सवारी था, रथ दौड़ था और प्रिय मनोरंजन साधन इनका यही सब था। और जुआ भी खेलते थे, शिकारी भी थे वो। अच्छा, और शिकार भी करने जाते थे। अब दूसरा जो पॉइंट है, प्रमुख पॉइंट है आर्थिक जीवन। उनका आर्थिक जीवन क्या था? अब आर्थिक जीवन में आपका पॉइंट कर देने से अच्छा होगा। आर्थिक जीवन में क्या पॉइंट उनका आ जाएगा? आर्थिक जीवन में कृषि कार्य क्या था उनका, पशुपालन क्या करते थे, ये सब आपका आ जाएगा आर्थिक जीवन में। तो चलिए, कृषि कार्य। आर्यों का आर्थिक जीवन काफ़ी उन्नत था। कृषि में वे हल और बैल की सहायता लेते थे। जुताई, बुआई, सिंचाई व कटाई उन्हें मालूम था। उपज बढ़ाने के लिए वे खाद का भी प्रयोग करते थे। अनाजों में जौ, गेहूँ, मसूर, उड़द, धान, तिल आदि की खेती करते थे। मतलब अनाजों में वे किसी खेती करते थे? जौ, गेहूँ, मसूर, उड़द, धान, तिल आदि की खेती किया करते थे। प्रमुख खेती इनका यही था। अब दूसरा जो हो जाएगा, पशुपालन कैसा था आर्थिक जीवन में उनका, ये पॉइंट है आर्थिक जीवन का। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी आर्यों का प्रमुख धंधा था। पालतू पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट व कुत्ते थे। पशुओं के लिए प्रत्येक गांव में चारागाह होते थे। गौपालन को भी विशेष महत्व दिया गया था। आर्यों की संपत्ति का आकलन उनके पास रहने वाले पशुओं से किया जाता था। साफ है कि उस समय का जो पशुपालन था उच्च स्तर पे था। बहुत सारे पशुओं को पाला जाता था, जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट, कुत्ते, बैल, गाय इत्यादि। गौपालन भी ऊंचे स्तर पे किया जाता था। और आर्यों को जो संपत्ति का जो आकलन होता था, पैसों से नहीं होता था। उस वक्त पैसा का कुछ मैटर ही नहीं था। अब उनका आकलन जो होता था वो किसके पास कितना पशु है, पशुओं की संख्या के आधार पर आकलन किया जाता था। अब आ जाते हैं उद्योग धंधे में। क्या था उनका उद्योग धंधा? मतलब कि बदलते समय के साथ समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोगों ने उद्योग धंधे भी अपनाना शुरू कर दिए थे। पेशों से संबंध रखने वाले अनेक उद्योग व्यवसाय खुलने लगे थे। जो लोग रथ, नाव बनाते थे वे बढ़ई कराने लगे। सोने का काम करने वाला सुनार कराने लगा। कुम्हार, नाई, चर्मकार आदि के भी
अपने वर्ग हुआ करते थे। मतलब वो पेशे के आधार पे वहाँ पे नामांकन किया जाता था उस समय, कि जिनका जो पेशा था वो नामांकन उसका हो जाता था। जैसे कोई लकड़ियों का काम करता था, रथ बनाता था, नाव बनाता था, उसको बढ़ई कहा जाने लगा। जो सोने का काम करने लगा उसे सोनार कहा जाने लगा। जो लोहों से वस्त्र, लोहों से बनाने लगा हथियार वगैरह, हाँ, कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी, तो उनका हो गया आपका लोहार कहलाने लगे। अब अगला जो पॉइंट है, राजनीतिक जीवन। ऋवैदिक आर्यों के राजनीतिक संगठन का मूलाधार परिवार था। उनका संपूर्ण समाज परिवार पर संगठित था। समाज का संगठन कबीले के रूप में था। कबीले का प्रधान को राजा कहा जाता था। युद्ध में कबीले व जनता का नेतृत्व राजा ही करता था। अब जो उस समय का जो प्रधान था वो एक कबीले के तौर पे था, और कबीले का जो प्रधान होता था वो राजा होता था। उसी के आधार पे सारी प्रतिक्रियाएं होती थी, और चाहे युद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ अनुष्ठान करवाना हो तो राजा की अनुमति के बिना नहीं होती थी। अब आ जाते हैं राजपद, मतलब राजा का पद। उस समय राजा का क्या ओहदा होता था। राजा का पद दैवी था। वह दैवी अधिकारों में विश्वास करता था। राजा की आज्ञा का सभी को पालन करना होता था। जो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता था उसे दंड दिया जाता था। प्रारंभ में प्रजा राजा को सुनती थी। चुनाव के बाद उसका राज्याभिषेक होता था, तब वह राजपद का अधिकारी होता था। बाद में राजा का पद पैतृक हो गया। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, युद्ध व्यवस्था। उस समय की युद्ध व्यवस्था क्या थी। युद्ध के लिए नियमित सेना नहीं रहती थी। सामान्य नागरिक ही आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाते थे। आर्य लड़ाकू प्रकृति के थे। युद्ध अधिकतर आत्मरक्षा, विजय और लूट के लिए होते थे। सुरक्षा के लिए दुर्ग थे। दुर्ग पत्थरों से निर्मित होते थे। युद्ध का आरंभ तुरही बजाकर होता था, और शाम होने पर विश्राम हो जाता था। आक्रमण धोखे में नहीं होता था। मतलब उस समय युद्ध व्यवस्था जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी आर्य लोगों के लिए। वे लोग अपनी आत्मरक्षा, लूटपाट के आधार पर ही युद्ध करते थे, और युद्ध के लिए कोई विशेष सेना नहीं होती थी। नागरिक ही सेना का रूप ले लेते थे। जब युद्ध करना होता था तो नागरिक जो होते थे वे ही सेना का रूप लेकर युद्ध में दौड़ पड़ते थे। ऐसी व्यवस्था थी उस समय की। और ये जो युद्ध होता था वो धोखे से नहीं किया जाता था। आर्य लोग धोखे से युद्ध नहीं करते थे। पत्थरों से निर्मित होते थे। जो दुर्ग होते थे उनका पत्थरों से निर्मित होते थे। बड़े बड़े पत्थरों का दुर्ग बनाया जाता था ताकि आत्मरक्षा के लिए, कबीले की रक्षा के लिए। और जो युद्ध होता था वो तुर्की बजा का, मतलब एक प्रकार का यंत्र था, जिसे मतलब कि युद्ध का ऐलान करना है तो उसे, जैसे कि ढोल, कैसे कभी देखा जाता है युद्ध का ऐलान ढोल बजा कर किया जाता है, उसी प्रकार उनका एक होता था यंत्र, उसे बजाकर युद्ध का ऐलान करते थे ताकि तब सबको पता चल जाए कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब अगला जो लास्ट पॉइंट आपका आता है, ये आप दे सकते हैं धार्मिक जीवन। उनका धार्मिक जीवन क्या है। तो वैदिक काल में आर्यों के धार्मिक जीवन की अच्छी झलक मिलती है। उनके द्वारा हमें आर्यों के देवी देवताओं, धार्मिक क्रियाओं व तथा धार्मिक विश्वासों की उचित जानकारी मिलती है। प्रकृति की पूजा करते थे वो। पहला पॉइंट आप डाल सकते हैं, प्रकृति की पूजा। ऋवैदिक काल में आर्यों का धर्म अत्यंत सरल था। उनका विश्वास था कि प्रकृति के प्रत्येक शक्ति के पीछे एक देवता है, अतः आर्य प्रकृति के उपासक थे। इस प्रकार वे असंख्य देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। देवताओं के 3 वर्ग थे, पार्थिव, अंतरिक्ष और स्वर्ग के देवता। आर्य लोगों के प्रमुख देवता जैसे पृथ्वी, अग्नि, इंद्र, वायु, तरुण, सूर्य इत्यादि होते थे। एकेतेश्वरवाद की कल्पना, जो आर्य लोग थे एकेतेश्वरवाद की कल्पना करते थे, यानी कि एक ही ईश्वर पे वो विश्वास करते थे। यद्यपि आर्य लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा तो करते थे, फिर भी उनके बीच एकेतेश्वरवाद की ही कल्पना थी। आर्यों ने एकेतेश्वरवाद की ही घोषणा भी कर दी थी। मतलब आर्य लोग की जो सभ्यता थी, धार्मिक सभ्यता, बहुत ही सरल थी। वे मतलब कि अनेक देवी देवताओं को तो मानते थे, परंतु उनका जो विश्वास होता था एक ही ईश्वर पर विश्वास रहता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह आप पॉइंट बाय पॉइंट इस प्रश्न का उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका पर लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में ये काफ़ी आप लोगों को मदद करेगा। तो जैसा जैसा मैंने बताया इसे एक बार आप लोग रिवाइज कर लें, तो काफ़ी आप लोग का
मदद करेगा ये एग्ज़ाम में।